बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ये अपन थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है संविधान, ठीक है। संविधान हमारा है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इसका मतलब क्या है, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं संविधान के अंदर जो कि इजीली बिना किसी स्पेशल मेजोरिटी के हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्टेट को कुछ कुछ भी कर दो, उठ पटांग कर दो, स्टेट को दो को मिला दो, टुकड़े कर दो, ठीक है, नाम बदल दो, राइट, कुछ भी कर दो, उसके लिए कोई हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। हमने देखा था आर्टिकल 2 के अंदर भी ऐसा था कि आर्टिकल 2 जब भी यूज होगा, राइट, तो 2 और 3 जब भी यूज होंगे तो 4th शेड्यूल और उसके अंदर चेंज होगा तो उस वक्त अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, हमने ऐसा समझा था। तो ऐसा कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इसको फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, जिसमें क्या है, जिसमें इतनी ज्यादा मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे आर्टिकल 3 हो गया, जैसे हम कहें कि पार्लियामेंट में सैलरी बढ़ानी है, तो सैलरी बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो रहा है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जब कर रहे हैं हम तो ऑर्डिनरी पर्पज, ऑर्डिनरी वे के अंदर हम कर रहे हैं, इसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो दैट मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल, कि हम कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं दैट रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेजोरिटी दैट मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड, और ये जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर चल जाते हैं। और इन्हीं को देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड यहां पर भी हो रहा है, बट इन्हीं को आर्टिकल 368 से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ जाएगा तो ये फ्लेक्सिबल वाली चीज ही नहीं है, रिजिड वाली चीज में चले गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन भाई रिटन डॉक्यूमेंट, इसको अमेंड करने की चीज है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं पर यहां पर स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है अभी समझा दूंगा। और अगर मान लो फेडरल वाले केस हुए, है ना, तो ये किस पे आ गया, ये आर्टिकल 368 पे आ गया कि आर्टिकल 368 के हिसाब से हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज ए बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 368 एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिल एज इट फॉलोज ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर द passage. Note, some part of the constitution can be amended through ordinary legislative procedure, not by article 368. अभी बताऊंगा कौन कौन से हैं, बट सच बिल्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऐसे बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं कहेंगे, ठीक है। ओनली दोज बिल दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग आर्टिकल 368 आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहेंगे। कैब, पहले तो यही दिमाग में क्लियर कर दो। अच्छा सर ये वाले बता दो फिर हमको एक बार कि कौन कौन से ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। एक तो आपने आर्टिकल 3 तो आपने बता रखा है, दैट इज वेरी फाइन की दस, उसके अलावा बता दो। तो भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, आई एम नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोल रहा है जो सिंपल मेजोरिटी वाला है ना, ये बोल रहा है देखो बार बार में मैं तुमको ये बात बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। आई एम नॉट नेम्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एज आई डू नॉट फॉलो द आर्टिकल 368 बिकॉज आर्टिकल 368 तो बड़ा खतरनाक है साहब, उसमें चाहिए हमें स्पेशल मेजोरिटी। आई डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से मैं को पास कर दो, आर्टिकल 368 नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की डेफिनेशन में मैं नहीं आता। ये है लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की डेफिनेशन में नहीं आते, जो सिंपल मेजोरिटी से चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी मतलब बिल्कुल कम, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, काम हो गया साहब, हो गया काम। ऑर्डिनरी बिल, बढ़िया काम। देखो, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 जो अपन ने पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल 3 जो अपने पढ़ा था, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ठीक है, और एज ऑफ ऑन ये जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है, कोरम इन द पार्लियामेंट कितना होना चाहिए, मावलंकर रूल, ठीक है, सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, 10% है मावलंकर रूल, उसको 20% करना है तो कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड बोथ हाउस के अंदर ऑर्डिनरी बिल की तरह, ठीक है, ये सब ऑर्डिनरी बिल की तरह हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे के सारे है ना याद करने पड़ जाते हैं, या इनको याद ना करो, करने पड़ेंगे, है ना। एक बार देख लेना, 2-3 दिन बार पढ़ोगे तो 2-3 तो अपन को याद ही है, और बाकी के आगे आने वाले डायमेंशन के अंदर आते रहे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या लिखा है।
आर्टिकल 368 मतलब कि मैं तो भैया ऐसा हूं, रिजिड बना रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करो। इसका मतलब यही है कि ये कह रहा है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं होने दूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, राइट, इस तरह से। तो notwithstanding any in the constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by the way of addition, variation, repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। सब कुछ आर्टिकल में लिखा हुआ है साहब, सब कुछ आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट के पास यहां पर कोई ऐसी पावर नहीं है कि असेंट ना दे, कि वीटो कर लिया साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, कि मना कर दिया साहब, मना भी नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट नहीं कर सकती, क्योंकि फिर ये तो फिर सारे का सारा किसके ऊपर आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा है भाई साहब, है ना, और वो भी रिजिड प्रोविजंस जो है ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा है। तो उसके लिए ना दोनों के पास, राज्यसभा और लोकसभा के पास पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकसभा कहीं पे भी डोमिनेट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो ऐसे लिख रखा है, एन अमेंडमेंट, अब याद करवा देंगे सब, डोंट वरी, मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर दिस पर्पस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा है, इतनी बड़ी बात हो रही है, तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी में भी डालो। राज्यसभा और लोकसभा दोनों इक्वलेंट है इस केस के अंदर। एंड व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट who shall give the his assent to the bill and thereupon constitution provided। अब ये चीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले ये समझ में आ गया सबको, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं, कैब से स्टार्ट करते हैं। कैब मंगवाते हो ना आप लोग, ठीक है, वैसी ही कैब है ना, ओला की कैब आपने। अब प्रेसिडेंट की एक बार गाड़ी खराब होगी तो प्रेसिडेंट सोच चलो ओला मंगवा लेती हूँ, प्रेसिडेंट ने ओला मंगवा ली, और ओला मंगवाती, इस ओला वाले ने बोला कि मैडम ओटीपी दो, मतलब एसेंट दो। किसने कहा मैं तो नहीं दे रही, मैं तो प्रेसिडेंट हूं, मैं तो वीटो करूंगी ओटीपी को। बोले मैं पागल वागल हो गई क्या, वीटो करोगे ओटीपी को, देना ही पड़ेगा, गाड़ी नहीं चलेगी साहब, देना ही पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा। कैब से याद कर लोगे ना, कैब मतलब क्यों लाया कैब, कहीं ये नहीं सब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैब, तो देना ही पड़ेगा एसेंट। तो कहीं पे भी कैब आया कि प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है क्या, नहीं देगा क्या एसेंट, नहीं नहीं नहीं, साहब बैठेगा, ओटीपी देना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी चीज यहां पे इसने से बोला कि भैया मेरा भाई भी आ रहा है, बिठा लो उसको, है ना। अब भाई हम प्रेसिडेंट का कोई भी, बार बार हम बोल रहे हैं पूरा सम्मान रखना है, माननीय हमारे लिए, पर हमको याद भी करना है साहब, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो हम करेंगे, फिर उसको याद करने के लिए करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, भाई को ही बैठा रहे कि भाई भाई आ रहा है मेरा, भाई भाई बैठ जाएगा। इसमें ओला वाले ने बोले साहब मैडम देखो भाई पैसा अलग से लगेगा भाई, आपके 100 रुपए, भाई के और 100 रुपए हो गए। मतलब मैम यहाँ पर लिख रखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं ये बता रहा हूँ, इस पे लिख रखा है मैम 2% नहीं बैठ सकते, 2% नहीं बैठ सकते, मतलब 2% नहीं बैठ सकते, मतलब ज्वाइंट सिटिंग इसके अंदर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर ऐसे नहीं ज्वाइंट सिटिंग होगी, नहीं तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, क्यों नहीं होगी ज्वाइंट सिटिंग, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ज्वाइंट सिटिंग होने से ऐसा क्या हो जाएगा डेडलॉक के केस के अंदर, जल्दी बताओ, है ना। लोकसभा बिल फिर तो कोई मतलब ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ये धड़ाधड़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगी। तो इसने ऐसे बोल दिया कि मैडम देखो भाई आपका भाई आएगा तो उसका अलग से पैसा लगेगा, ठीक है। अब इससे ये पूछा, अच्छा फिर अब लंबा सफर था तो प्रेसिडेंट ने बात करना स्टार्ट किया, बोले आप सिर्फ प्रेसिडेंट को ही लेकर जाते हो क्या, या फिर मिनिस्टर्स को भी लेकर जाते हो, कैब वाले से पूछ रही। अब कैब वाला सोच रहा है यार ये क्या है? मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन ऐसे क्यों पूछ रही है ना, कि सिर्फ प्रेसिडेंट को लेकर। तो उसने कैब वाले ने क्लियर करा, मैडम देखो मैं प्रेसिडेंट को भी लेके जाता हूँ, मैं मैडम मिनिस्टर को भी लेके जाता हूँ, और मैं मैडम कोई भी होगा ना सबको लेके जाऊंगा, लोकसभा का कोई भी मेंबर आ जाएगा, प्राइवेट मेंबर भी आ जाएगा ना उसको भी लेके जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद कर लो, मैम आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी फेस आ रहा होगा, इसके अंदर लिख रखा है आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट इवन प्राइवेट मेंबर्स आर आल्सो अलाउड। तो क्या समझे, ये समझे कि कैब, कैब याद आते ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कैब पे चल जाना सीधे, प्रेसिडेंट कैब ले रही है तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी, ओटीपी देना ही पड़ेगा,
और ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ठूस के बिठा लिए सबको, 3 आगे बैठ गए 2 आगे बैठ गए उसकी सीट पे, वो भैया ड्राइवर को बिल्कुल ऐसे चलानी पड़ रही गाड़ी, ऐसा नहीं। एक से ज्यादा पर्सन आएगा तो जॉइंट सिटिंग इज नॉट अलाउड, जॉइंट सिटिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है। और दूसरा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट को बिठाऊंगा सामने, तो ऐसा नहीं है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही पास बिल बना सकता है, नहीं नहीं, कोई भी दे सकता है बिल। ठीक है, प्राइवेट मेंबर ऑल्सो कैन गिव द बिल, बिल पास होना चाहिए बस। ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट अलाउड। तो यहां पर आप इसके अंदर देख सकते हैं ये 368 का पूरा है, ये चीज याद कर लोगे तो दैट विल बी ओके। So an amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of the bill for a purpose in either house of the parliament and not in the state legislature। स्टेट लेजिस्लेचर में तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं कि कल को स्टेट लेजिस्लेचर बैठ गया, है ना। द बिल कैन बी, लेजिस्लेचर का लेना देना है पर बताएंगे अभी कब है, राइट। either by the minister or by a private member and does not require prior recommendation of the प्रेसिडेंट। इसका प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का कि भाई ऐसा है ना, प्रायर रिकमेंडेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर, राइट। तो प्रेसिडेंट ऐसे हीरो नहीं बन सकते इसमें, है ना, डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो कैब वाला बोले मैडम चले, ऐसे पूछा नहीं उसने, डायरेक्ट चला दिया। उसने बोला भाई पूछ तो रहे था, मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्रायर रिकमेंडेशन। बोले मैम इसमें नहीं चाहिए, ये कैब है इसमें नहीं चाहिए होता है आपका, आप अपना ये है ना घर ऑफिस ऑफिस में बोल कर आओ। तो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट द बिल। Ladies and gentlemen, welcome to Revolutionary Teaching. Hello everyone, my name is Tushar Behal and I'm a student of Prelims 2026 batch at Adhishthan IAS, and I honestly want to give a review on this. This batch is a 360-degree complete preparation for prelims, starting from the conceptual clarity with everyday DPPs and PPTs available every day, and with weekly tests and doubt clearing sessions and personal doubt clearing and mentorship by Devraj Verma sir. So I feel that Adhishthan IAS is a perfect platform for serious aspirants who are fully focused to give prelims 2026. So I highly recommend this institute and this prelims 2026 batch. Thank you. must be passed in each house by the special majority, that is majority of 50%। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल मेजोरिटी में भाई दो कंडीशन है और दो कंडीशन के बीच में लगा हुआ है एंड, और नहीं लगा हुआ, एंड लगा हुआ है। पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओ सॉरी 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। दूसरा है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ गए? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सब ये दोनों मीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये मीट हो गया काम हो गया, ये मीट हो गया काम हो गया। कि प्रेजेंट एंड वोटिंग तो मान लो 200 लोग थे, 200 में से मान लो 210 मान लेते हैं, ठीक है 210 लोग थे, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग तो भैया ऐसा हो जाएगा 140 लोगों में पास हो गया। नहीं, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी चाहिए अपन को, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। टोटल मीन्स, हाँ टोटल मीन्स टोटल, टोटल बोल रहे ना यहाँ पर। यहाँ पे कोई इफेक्टिव मेजोरिटी वाला केस नहीं है। यहाँ पर 550 मेंबर है तो 550, वैकेंसी वैकेंसी नहीं देख रहे। इज दिस ओके विद एवरीवन? सबको समझ में आ गया? अच्छा, ये तो एक एक केस हुआ। एक और केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कि हमारे देश में जितनी स्टेट है उनका 50% ऑफ द स्टेट हाँ बोलेंगी, तब जाकर ठीक है उनके लेजिस्लेचर में वो पास हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग से।
ठीक है, सिंपल वोटिंग से पास हो रहा है। 50% की एसेंट चाहिए। एसेंट चाहिए होता है मतलब, एसेंट चाहिए होता है मतलब क्या होता है, एसेंट चाहिए होता है मतलब सिंपल मेजोरिटी से 50% ऑफ स्टेट्स, जो जितनी भी स्टेट्स है हमारे देश के अंदर, उसके 50% जो होगी स्टेट्स अपने लेजिस्लेचर में एसेंट लेकर आए। जब फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे मान लो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ है, समझ में आ रहा है, तब जाकर, राइट। तो यहां पर आप इसके अंदर देखें, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउस, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। उसने नहीं बिठाया ना कैब में, मना कर दिया। ऑफ टू हाउसेज फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड पासेज ऑफ द बिल, if the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must be ratified by the legislature of the half of the state by the simple majority। समझ में आ रहा है, and that is the majority legislature, 50% of the states को पास करना होगा। after duly passed both houses of parliament and ratified state legislature were necessary to bill president के assent के पास, और president के पास भी कुछ नहीं, must give his assent। बताया मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ही कैन नॉट विदहोल्ड हिज असेंट नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। ये सस्पेंसिव वीटो 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 सब वीटो वीटो, ये कैब के अंदर कोई वीटो नहीं चलेगा मैडम आपका। ऐसे याद करने के लिए अपन कर, आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम एन एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द एक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं तुमको ये बता दूंगा, अभी इस प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं तुमको ये बता दूंगा भाई कौन से के लिए 368 क्लॉज 2 चाहिए होता है, मतलब 368 के अंदर रेटिफिकेशन किसमें चाहिए होगा, रेटिफिकेशन किसमें नहीं चाहिए होगा, राइट। ये मैं आपको बता दूंगा, बट अभी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो अपन ने याद कर। देखो फाइनेंस बिल सेकंड के अंदर क्या होता, फाइनेंस बिल सेकंड के अंदर वो रोने लग गया था, तो प्रेसिडेंट ने कंसिडर कर लिया उसको बस, बाकी ऑर्डिनरी बिल की तरह। फाइनेंशियल बिल सेकंड, फर्स्ट में क्या होता, लड़ाई हो गई थी किसके बीच में, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में। तो ऑर्डिनरी बिल ने कहा था देखो भाई तेरे को दो चीज दे रहा हूँ, तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ले ले, ठीक है, और दूसरा लोकसभा वाला, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। मनी बिल तो अपना मनी बिल है ही, ए से लेकर एफ तक आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके अंदर तो सब कुछ है, राज्यसभा को पूछ नहीं रहे, सब कुछ जो भी नेगेटिव है वो सारा का सारा उसके अंदर ही है। प्रायर रिकमेंडेशन भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब चीजें उसके अंदर है। तो चलो ये कर लो 599। कैब से याद करो, कैब वाला क्या क्या बोल रहा था प्रेसिडेंट से, वो याद करो। और ऐसे ही याद रखना, इनको एग्जाम में जाके बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, जबरदस्ती के मार्क्स कटते हैं अपने एग्जाम में फिर जाके। स्टोरी से ही याद रखना है, चाहे तुमको ये लग रहा हो कि यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर तो मैं पूरा स्टोरी से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर, ओनली टू, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्ट ऑफ और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर है ना, आपको अभी तक हार्ड लग रहा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 1 घंटे के अंदर पूरा आर्ट एंड कल्चर रिवाइज कर सकते हैं। आप हर एक के अंदर स्टोरी बना देंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर ये तुम्हारे डांस वांस फोक डांस और ये सब चीजें, सब में स्टोरी बना देंगे। स्टोरी लिखते जाना और उसको याद करा, यही तरीका है भैया उसका आर्ट एंड कल्चर का। नहीं तो फिर करते जाओ ट्रेडिशनल मैनर में, तो अभी तक कर ही रहे थे। ये बैच ट्रेडिशनल वाला बैच है ही नहीं। आज तक आपने इतने क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर नहीं करेंगे जितने अभी तक अपन ने कर लिए, अभी तो और भी करने हैं, समझ में आ रहा है? तो हम आ गए 600 क्वेश्चन पे, 600 क्वेश्चन इधर और 600 क्वेश्चन आपकी शीट्स और टेस्ट मिला के, तो 1200 क्वेश्चन, तो 1000 प्लस तो हो गए अपने, ठीक है। अब इतने ही और होंगे अभी तो 2000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट पे, दैट इज मोर देन इनफ। 2000 तुमने आज तक 4-5 साल हो गए तुमको, मिलाकर देख लो 2000 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स पे करे नहीं आपने। हाँ बिल्कुल नहीं करें, नहीं करें और करते नहीं, यही तो रीजन है हम सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। और हमको भाई ये चीजें हटानी है। अब जीवन में बहुत हो गया कि भाई नहीं हो रहा सिलेक्शन, प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे हैं, है ना, घर वालों को वापस बोल रहे हैं नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ये हटाना है भाई। कम से कम प्रीलिम्स तो क्लियर करना है, तो करवा के ही रहेंगे, कोई डाउट ही नहीं रखना है इसमें, तो करना ही है, कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है भैया, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट, बी करेक्ट होगा इसका। किसी को डाउट है तो प्लीज प्राइवेट मेंबर, ठीक है ना, प्राइवेट मेंबर को कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर, नो, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर, है ना, बिठा तो रहता वो कैब में। चलो ये कर लो न्यूमेरिकल, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे न्यूमेरिकल का, बोलता रहता है वो, राइट, यूपीएससी
543 मानकर चलो, ये लोकसभा का है ना, 543 मानकर चलो इसमें टोटल। इसका करेक्ट आंसर दो। इससे मतलब न्यूमेरिकल में एक खास बात ये होती है कि इससे आपका पूरा का पूरा एकदम से चेक हो जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, इजी था ये। तो ऐसे देखते ही हड़बड़ा नहीं रहना है, राइट। आपने ये देखा कि भाई 240 मेंबर पता नहीं क्या डिटेल्स, इसको बाद में करेंगे, ऐसे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो दो 10 मिनट 10 सेकंड भी नहीं लगे आपको सोच के देखो। On a particular day, 240 members are present in the Lok Sabha at the time of voting. In this scenario, constitutional amendment will under 368 of the Constitution, ये पूछा गया है। तो 240 मेंबर है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग निकाल लो पहले, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, चलो भैया इस तरह का है। 3 से कट गया, 3 24, 160। बट 540 43 कर लो चलो, है ना। इसका अगर हम देखेंगे 50% इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, 50% इसका कितना आता है? 200, 272, है ना। 273 अपना मैजिक नंबर, तो 272 ही आता होगा, राइट। तो 272 तो नहीं हो पाया ना, 160, एक जगह 160 आ रहा है, एक जगह 272 आ रहा है, तो कम से कम 272 से तो ज्यादा ही चाहिए हमको। नहीं मनोज, एक्चुअली 543 है ना अभी प्रेजेंट, वो तो 550 तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। 543 का के सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है ना। आपने बोला सर टोटल स्ट्रेंथ मींस इंक्लूडिंग टोटल स्ट्रेंथ वैकेंसी। ही 543 है अभी मनोज, टोटल स्ट्रेंथ जो है ना 543 है। वो तो मतलब अभी अच्छा 550 नहीं है। नहीं, 543 पे ही वोट हो रहा है। ओ अच्छा। ठीक है, 543 जब भी, तो 273 जो है अपना मैजिक नंबर। 550 तो उसमें लिख रखा है, 550 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिख रखा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ओके ओके। है ना। तो 600 क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन है ना उसमें 1 का आंसर लिख देना, 601 लिख रखा है मैंने, तो आप 1 लिख देना, 601 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। यस। वन में ऐसे डी क्यों लगा हुआ है? फर्स्ट इज इनकरेक्ट कैसे है? दिवाकर केतन, मैं कुछ गलत पढ़ लिया क्या? सही तो है, कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। एक बार ध्यान से पढ़ लो भाई क्वेश्चन, एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद करो वापस, एक बार देख लो क्वेश्चन को, सभी गलत कर लो। वापस एक बार अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन। अभी तो फ्रेश फ्रेश ही तुम गलत कर रहे हो, तुम आधा के पता नहीं क्या करोगे, शायद मैं ही सोच के बैठा हूँ कि सबका सिलेक्शन होगा। कर लिया सबने, करें इसका। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन, दैट इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वापस रिटर्न नहीं कर सकता ना, देयर इज नो सस्पेंसिव वोट।
राइट, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। कैब में बैठी थी ना मैम, ओटीपी नहीं देगी ऐसे कि एक बार दे दूंगी, दो बार नहीं दूंगी, ये सब चीजें नहीं। ठीक है, ये सब चीजें अपने मैम पार्लियामेंट में छोड़ के आओ, वो भी लोकसभा के अंदर छोड़ के आओ ये सब चीजें। ठीक है, अंडर 368 क्लॉज 2 द प्रेसिडेंट गिव एसेंट टू द बिल आफ्टर इट इज पास इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, ये लिख रखा है इसमें, इसीलिए ये नहीं कर सकती रिटर्न। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ना, बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट, सही तो है, ए विल बी करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? किसी को डाउट है? जिसने गलत करा किसी को डाउट है? केतन, इज दिस क्लियर? अंजलि शर्मा, आमिर ने तो सही कर दिया है, ठीक है, मोनिका ने भी सही कर दिया, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। भाई क्वेश्चन पढ़ो तभी तो जाके आंसर कर पाओगे, ऐसे ऐसे नहीं करना। देखो देखो, इतनी इजी क्वेश्चन को ऐसे गलत नहीं करना है, ठीक है, तुम्हारा दिल रोना चाहिए कि यार मैंने ये गलत क्यों कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 602। आज प्लीज ऐसी गलतियां मत करना। नेगेटिव मार्किंग आपके एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग हो गई ना, आपका सिलेक्शन रोक सकती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज डू नॉट डू द मिस्टेक्स लाइक दिस। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन गलत हुआ और चले गए अपने मार्क्स। तो 140 मार्क्स तुम्हारी माइनर मिस्टेक से, जो नहीं आया उसमें तो जाएंगे ही, माइनर मिस्टेक से भी जाकर ही। अब देख लेना, माइनर मिस्टेक करते करते भी तुम्हारे 140 मार्क्स से कम आने लग जाएंगे। फिर जो तुम गलत कर रहे हो वो तो गलत कर ही रहे हो। तो हमारे पास स्कोप है ही नहीं नेगेटिव मार्किंग का, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये प्रैक्टिस से आएगा, जो कुछ कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिस से ही सही करना पड़ेगा। और आपके माइंड के सोचने का एक तरीका, आपका माइंड कभी ओवर थिंक कर जाता है, जिससे क्वेश्चन पहले फर्स्ट इंस्टांस में सर हमको सही लग रहा था, है ना। कई बच्चों का ऐसा कमेंट आता है कि बट सर ओवर थिंक कर गए, दो बार सोच लिया, तीन बार सोच लिया, उन्होंने नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओवर थिंकिंग मत करो, जो पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट इज फाइन ना, उसके ऊपर खेलो चीजों को। अब ये बोलना बहुत इजी है, करना बहुत हार्ड है, वो पता है, मुझे मुझे भी पता है, बट हमें करना तो पड़ेगा ही ना बच्चों, राइट। सी विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। थर्ड एक्सप्लेन द फर्स्ट। अनलिमिटेड पावर नहीं है भाई, जुडिशियल रिव्यू इज देयर, राइट। ऐसा नहीं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। बेसिक केशव नंद भारती केस के बाद अनलिमिटेड पावर खत्म हो गई, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपन पढ़ चुके हैं केशव नंद भारती की, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अफेक्टिंग जुडिशियल रिव्यू सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट, यस, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्ट। अब देखो, बाय स्पेशल मेजोरिटी 368 क्लॉज 2 में रिक्वायर मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। तो ये किस किस के अंदर, जिसमें स्टेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, 50% ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। ये वाला जो है ना, वो क्या है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स करने हो ना, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा, बस सेम स्पेशल मेजोरिटी। इसमें रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी, अब ये देखो आपको लगता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, नो, स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द थर्ड कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरीज में जो मैंने आपको बताया, थर्ड कैटेगरीज के, राइट। अब by special majority of the parliament in the ratification by the state, ratification by state is where it is required। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये चीज, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर। कहाँ गया भाई, ये वाली जो चीजें है ना, दैट इज, इनमें से कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, जैसे ये प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, इनके अलावा इनमें हमेशा आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा 50% ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, बिकॉज स्टेट जैसे 7th शेड्यूल के अंदर कुछ चेंज कर रहे हो, स्टेट की पावर सेंटर को दे रहे हो, सेंटर की पावर, तो उसके अंदर कुछ चेंज कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, इन सब के लिए क्या होगा, ये रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिए यहाँ पर, ये देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें ना एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, ठीक है।
से रिलेटेड कुछ प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 7 शेड्यूल, ये सब। और आर्टिकल 368 itself will come in the power of parliament to amend the constitution in procedure। इसमें अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए भी रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट इज रिक्वायर्ड। तो आर्टिकल 368 को भी हटाने के लिए या फिर इसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए कुछ भी चीज, तो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। चलो, तो हम बिल्स के बारे में पूरा पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि बिल्स, जिस पार्लियामेंट के अंदर बिल्स होते हैं, उस पार्लियामेंट के बारे में आप थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा अपन अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि नया चीज स्टार्ट होने वाला है और इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाला है। तो 3 मिनट का ब्रेक ले लो आप। एग्जैक्टली 3 मिनट बाद अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। 3 मिनट आप एक बार स्टोरी रिवाइज कर लेना, जो भी अपन ने करा है ना, उसको स्टोरी को याद कर लेना।